नमस्कार, मैं हूं रणवीर और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। बुधवार को मतदान होगा। ऐसे में कुछ हॉट सीटें जहां पर क्या माहौल है, क्या समीकरण है, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और आज बात करेंगे एक ऐसी हॉट सीट की जो हॉट सीट सबसे ज़्यादा हॉट है। और हॉट हो भी क्यों ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इस सीट से विधायक रह चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं करहल की और शुरुआत सीट की सियासत के करहल से करेंगे। करहल यूं तो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार यादव परिवार से ही आने वाले एक सदस्य को प्रत्याशी बना करके समाजवादी पार्टी को चुनौती दी है। ऐसे में करहल में क्या माहौल है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश का यादव लैंड यानी मैनपुरी और आसपास का वो इलाका जहां बीते 3 दशक से मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का दबदबा रहा, उसी यादव लैंड की करहल विधानसभा सीट पर इस बार फूफा और भतीजे में टक्कर होने वाली है। जी हां, फूफा और भतीजे की लड़ाई। दरअसल मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा सीट पर अखिलेश यादव ने अपने भतीजे और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को इस बार उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं तेज प्रताप के सामने भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश यादव को अपना प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को काफ़ी रोचक बना दिया है। अनुजेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। 25 मार्च 2019 को अनुजेश यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जैसे ही बहनोई अनुजेश बीजेपी के साथ गए, साले साहब धर्मेंद्र यादव ने घोषणा करके अपने जीजा से रिश्ते तोड़ लिए। अब वही अनुजेश यादव जब चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे तो उनके साले साहब उनके खिलाफ खड़े दिखाई देने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के साथ जो लगाव जुड़ाव यहाँ के लोगों का है, नेताजी के साथ जो तमाम सारे लोगों ने काम किया, और हमें पूरा विश्वास है कि इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी को जन समर्थन होगा। अब भाजपा से चाहे कोई भी प्रत्याशी आते हो तो फूफा आ गए हैं प्रत्याशी के रूप में, लेकिन कहीं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। और बहुत बड़े अंतर से आप देखेंगे जब 23 तारीख को वोट खोलेंगे तो समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से चुनाव जीत के आएगी। पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया है, मैं उस विश्वास को पूरी निष्ठा से पूरा करूंगा। भाजपा और सपा के बीच में लड़ाई, फूफा भतीजे की रिश्तेदारी अलग है, पार्टी अलग है। मैं पार्टी में भाजपा में हूँ, निष्ठा से काम कर रहा हूँ, रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है। करहल विधानसभा सीट को यादव लैंड ऐसे ही नहीं कहा जाता। यहाँ वोटर्स की कुल संख्या 3,82,378 है। इनमें यादव वोटर लगभग 1,30,000 है। अनुसूचित जाति के वोटर 60,000, शाक्य वोटर 50,000, राजपूत 30,000, पाल बघेल 30,000, वहीं मुस्लिम 25,000, ब्राह्मण 20,000, लोधी 20,000 और बनिया समुदाय के लगभग 15,000 वोटर्स हैं। करहल में यादव वोटर को निर्णायक माना जाता है। करहल विधानसभा सीट पर 22 सालों से लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा है। इससे पहले साल 2002 में भारतीय जनता पार्टी के सोबरन सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था। उसके बाद से अब तक समाजवादी पार्टी के इस किले को कोई ढहा नहीं पाया है। साल 2022 में खुद अखिलेश यादव करहल से ही चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 में सांसद बनने के बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दे दिया। यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जनता का मूड क्या है, आप खुद सुनिए। अच्छा चुनाव देखने को मिलेगा और रिश्तेदारी से छोड़ के नीतियों के ऊपर बात बोली जाएगी। नीतियां जिसकी भी सही होंगी, जनता और युवा वर्ग उसे वोट देगा। यहाँ पर मैनपुरी में तो अभी जो वर्चस्व दिखाई दे रहा है वो तो सपा का ही है, बट टक्कर होगी, अच्छी टक्कर होगी। समीकरणों के आधार पर कुछ वोट इधर उधर होंगे। बड़ा टैग लगा है तेज प्रताप पे, तो उनके कहने से वो बड़े नहीं हो जाते हैं, लेकिन बड़े तो फूफा ही हैं। तो जनता भी उनको ही आशीर्वाद देना चाहेगी और हो सकता है कि इस विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में बीजेपी अच्छे मतों से विजयी हो। जातिगत समीकरण देखा जाए तो यादव बहुल एरिया है, यादव लैंड के नाम से जाना जाता है, और अनुजेश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि कितने यादव वो काट पाते हैं अपने पार्टी के लिए। और फिलहाल अगर देखा जाए वर्तमान स्थिति ये है, समाजवादी नो डाउट वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। करहल में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें अखिलेश यादव जी जीते थे भारी मतों से। उन्होंने बीजेपी के प्रतिद्वंदी को हराया था और इस बार भी तेज प्रताप यादव काफी भारी बहुमत से जीते।
फूफा भतीजे का तो नहीं पता, अगर वो अलग अलग पार्टियों से लड़ रहे हैं तो ऑब्वियस है रिश्तेदारी वहाँ पे खत्म होती है। करहल में यादव परिवार के सदस्य को यादव परिवार के खिलाफ खड़ा करना बीजेपी का कितना बड़ा दांव हो सकता है, ये समझाया वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, पर सबसे दिलचस्प चुनाव करहल में हो रहा है। करहल में चुनाव दिलचस्प इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के फूफा वहां भारतीय जनता पार्टी के उनके सामने उम्मीदवार बना दिए गए हैं। उनको उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पहली बार मुलायम परिवार के रिश्ते सियासत में चर्चा में आए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि आमने सामने ये लोग एक दूसरे के खड़े हैं। देखना यह है कि करहल की जनता फैसला क्या लेती है। यादव लैंड में समाजवादी पार्टी के गढ़ में जनता भतीजे का साथ देगी या फिर फूफा के साथ जाएगी, ये तो खैर जनता जाने। लेकिन जब से भतीजे के सामने फूफा के टिकट का ऐलान हुआ है, इस सीट पर चर्चाएं जमकर चल रही हैं। करहल से अपने सहयोगी प्रमोद पांडे और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया। ये तो हुई करहल की बात, अब आपको दूसरी सीट पर ले चलते हैं। ये सीट किसी विधायक के सांसद बनने से खाली नहीं हुई, बल्कि विधायक के एक मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद खाली हो गई। ये सीट है कानपुर की सीसामऊ। सीसामऊ एक बेहद रोचक सीट इसलिए है क्योंकि इस सीट पर बहुत कड़ी लड़ाई मानी जा रही है। इस सीट का क्या समीकरण है, क्या माहौल है, सीसामऊ के लोग क्या कह रहे हैं, ये समझने के लिए ज़रा इस रिपोर्ट को देखते हैं। संकरी गलियों और उनमें चलता चमड़े और कपड़े का कारोबार सीसामऊ की पहचान है। सीसामऊ से उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर की पहचान है। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के एक मामले में सजायाफ्ता होने की वजह से उन्हें विधानसभा से अयोग्य करार दिया गया और इस वजह से सीसामऊ सीट खाली हो गई। यहां हो रहे उपचुनाव में यूं तो सीधी लड़ाई समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है, लेकिन इस उपचुनाव में बीएसपी के प्रत्याशी उतारने की वजह से सपा और बीजेपी दोनों पर ही समीकरणों का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सीसामऊ से यूं तो कुल 11 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन खास मुकाबला समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है। सपा ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को मैदान में उतारा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। बीएसपी से वीरेंद्र कुमार मैदान में हैं। 8 और भी हैं, इनमें आजाद समाज पार्टी और अपना दल के उम्मीदवार शामिल हैं। देखिए 2017 में मैंने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया था, लेकिन चुनाव में मुझे समय कम मिलने के कारण मैं कुछ चीज़ों को संभाल नहीं पाया था और 2017 में मात्र 5600 से जीते थे। समझ रहे हैं ना, पिछली बार अल्टा पल्टी ना होती तो ये 10,000 से हार चुके होते। समझे ना, उपचुनाव की नौबतें नहीं आती। बहुत हमको प्यार मिल रहा है और सिंपैथी के वोट नहीं है। मैं कमजोर भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत हूँ, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। और जो लड़ाई, जो जंग हमको जीतनी है वो इंसाफ की भी है, क्योंकि मेरे पति को बेगुनाह है, अंदर डाल दिया गया। तो ये उस चीज की भी लड़ाई है कि जब हम इंशाल्लाह विधायक बन जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे आवाज उठानी है। सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही ये सीट समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच बहस का मुद्दा बन गई। दरअसल इरफान सोलंकी के मामले के बहाने भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिया कि जब अयोध्या की मिल्कीपुर का मामला कोर्ट में लंबित होने की वजह से वहां चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, तो फिर कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला भी इरफान सोलंकी ने कोर्ट में डाल रखा है और वहां की याचिका लंबित होने के बावजूद वहां पर चुनाव क्यों हो रहे हैं। लेकिन सीसामऊ में इरफान सोलंकी सजायाफ्ता अपराधी घोषित हुए हैं और इस नाते उनकी सदस्यता गई है, इसलिए मिल्कीपुर से सीसामऊ की तुलना नहीं हो सकती है। इरफान सोलंकी एक सजायाफ्ता अपराधी है, इस सच को समाजवादी पार्टी नकार नहीं सकती है और इसलिए सीसामऊ की जनता भी इस बार साफ सुथरे प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी, किसी अपराधी को नहीं चुनेगी।
समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग से एक बात और पूछना चाहती है कि कानपुर की जिस सीट पे बाई इलेक्शन हो रहा है उस सीट को लेकर इरफान सोलंकी की याचिका भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। उस सीट पे इलेक्शन चुनाव आयोग फिर क्यों करा रहा है? तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता पे लगातार सवाल उठ रहे हैं और सवालों का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा कि मिल्कीपुर सीट पे चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है और कानपुर की सीट पे चुनाव क्यों कराया जा रहा है। बात करें सीसामऊ के जातीय समीकरण की तो यहाँ कुल मतदाता 2,69,770 हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 1,10,000 मुस्लिम हैं। इसके बाद 70 से 75,000 ब्राह्मण वोटर हैं, दलित 60 से 65,000, वैश्य 25 से 30,000, सिंधी पंजाबी और सिख 20 से 25,000 और कायस्थ 10 से 15,000 माने जाते हैं। जब हमने सीसामऊ की जनता से मुद्दों की बात की तो जवाब मिले जुले। संघर्ष की स्थिति है, कांटे का है और दोनों पार्टियां मैदान में है। एक पार्टी से लेके आला वजीर और सारी ताकत इस पे लगी हुई है, उसके बाद भी संघर्ष कांटे का है। अभी तो जो जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वहाँ पे समाजवादी का ज्यादा दिखाई दे रहा है कि साइकिल बहुत जोरों से चलाई जा रही है और उम्मीद ये करते हैं कि साइकिल ही विजयी होगी। माहौल तो यही है, भाजपा जीतेगी। सारी प्रत्याशी और सारी पार्टियां जो है अपनी ताकत लगाए हुए हैं। अब देखिए इलेक्शन जो है किस तरफ जाता है और बाकी जो माहौल बना हुआ है वो ज्यादातर साइकिल के ही पक्ष में बना हुआ है। जनता इस बार क्योंकि 20-22 वर्षों से एक ही परिवार के पास विधायकी है, तो इस बार चुनावी चर्चा में जो जैसा पता लगा है कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी अभी तक का जो चल रहा है उस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जो है के प्रति जो है जनता का जो है थोड़ा रुझान ज्यादा है। फिलहाल सीसामऊ सीट पर हर कोई अपनी जीत की कोशिशों में लगा हुआ है और इस वजह से यहाँ पर चुनावी सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन इस बीच में 2.5 साल के लिए अपना विधायक जनता किसे चुनेगी ये तो खैर जनता ही जाने। कानपुर से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।